Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for plus 2 class and this is 7th lecture. Okay, in this lecture we will study how to calculate the density of the unit cell. Topic is our कौन सा टॉपिक अपना डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल जो हमारे पास हैं डिफरेंट्स, उनकी जो डेंसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी सीखनी है यहाँ पे. ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ. लास्ट लेक्चर मीन्स 6th लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन. ठीक है, तो 1 डायमेंशन तो इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं. हमने क्या पढ़ा था, मेन जो था क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. तो 2 डायमेंशन के अंदर जो क्लोज पैकिंग हमने पढ़ी थी उसमें हमने 2 तरीके की पढ़ी थी कि 2D के अंदर जब हम एटम्स को अरेंज कर रहे हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं. एक कौन सा है 2D स्क्वायर और दूसरा कौन सा बन गया था 2D हेक्सागन बन गया था. ठीक है, तो मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने बता दिया आपको. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल्स यू हैव टू आस्क्ड इन एग्जाम. ओके, कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर. तो मैंने इसलिए इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर रखा है. इसको आप याद भी कर सकते हैं, मैंने समझा भी दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने में. ठीक है, तो डिफरेंट जो भी यहाँ पर अरेंजमेंट आई हैं, क्लोज पैकिंग आई हैं, उनके डिफरेंट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपको लर्न करनी है. ठीक है, अच्छा आते हैं टॉपिक पे कि 2D स्क्वायर और दूसरा कौन सा बना था 2D हेक्सागन. स्क्वायर कब बना था, जब हम ए अरेंजमेंट आई थी. ठीक है, एक लेयर थी. ठीक है, आपने एक बॉक्स के अंदर लड्डुओं को अरेंज कर दिया, एक के नीचे एक के नीचे एक, इस तरीके से रखते जा रहे थे. जब आपने सेकेंड लेयर भी रखी तो वो भी एज इट इज उनके ऊपर ही रखते चले जा रहे थे आप. ठीक है, तो वो कौन सी थी अपने पास 2D, लेकिन 2D से फिर वो क्या बन गई थी 3D बन गई थी. ठीक है, क्योंकि तीनों डायरेक्शन के अंदर आप इधर भी ऐड कर रहे थे, इधर भी ऐड कर रहे थे, ये वाली पोजीशन जो है वो ये रह जाती है. ठीक है, इस साइड वाली, तो उसमें भी अरेंज कर रहे थे तो आपने क्या बना दिया था 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग. क्यूब बन रहा था वहां पे. ठीक है, तो क्यूब बन रहा था इसलिए इसको क्या बोल दिया 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसी से ही तो बनाई थी ना आपने 3D. ठीक है, तो जब यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग आई थी, लेकिन वो सेम कैसी थी ए टाइप थे. ठीक है, सारे के सारे एटम्स इसी में जो एटम्स आप अरेंज कर रहे थे वो इसी तरीके से अरेंज कर रहे थे, ए लेयर के ऊपर ही रखते जा रहे थे. सेम जैसी ए लेयर है वैसी दूसरी लेयर भी जो रखी वो भी ए टाइप की ही बन गई थी. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है बेटा 6 आता है. कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 आएगा. ठीक है, फिर 2D स्क्वायर से एक और बनी थी जिसमें ए बी टाइप आ गया था. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम BCC बोलेंगे. ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है 8 आता है. ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा. ठीक है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है इसके अंदर. और मैं बता चुकी थी आपको डेफिनेशन के दौरान कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है नियरेस्ट नेबर. ठीक है, एक एटम है, उस एटम को कितने दूसरे एटम्स जो है वो टच कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है. ठीक है, अब आता है कि 2D हेक्सागन से. 2D हेक्सागन में आपने कैसे अरेंज किया था, पहले एक लेयर रखी थी, फिर 2 एटम्स के डिप्रेशन के बीच में आपने दूसरी लेयर रखनी स्टार्ट करी थी. ठीक है, तो वहां से आपने 3D बनाया था. उसमें 3D आपने बनाया कैसे कैसे था, वो भी 2 तरीके से आया था. ठीक है, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब AB टाइप बनाई थी. कैसे कि ए लेयर को तो टोटल आपने क्या मान लिया था 2D हेक्सागन. लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, वहां से आप देख सकते हैं. ठीक है, कि जो ए लेयर है उसको तुमने क्या मान लिया था 2D हेक्सागन मान लिया था. मतलब 2D हेक्सागन पूरी क्या हो गई थी ए लेयर हो गई थी. उसके बाद मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें 2 तरीके के वर्ड आ गए थे. एक तो ए वर्ड था और एक कौन सा था बी वर्ड था. दोनों ट्राइंगुलर इन शेप थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था कि ए का जो एपेक्स है ट्राइंगल का वो ऊपर की तरफ था और बी का एपेक्स जो था वो नीचे की तरफ था. तो फिर मैंने क्या किया कि बी वर्ड को ऑक्युपाई करवाना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, जब मैंने बी वर्ड को ऑक्युपाई करवाया तो वहां से कौन से वर्ड आ गए तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड आ गए थे. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड से तुम्हारे पास क्या बन जाएगी 2D हेक्सागोनल, मतलब कि सॉरी 3D हेक्सागोनल, क्योंकि ए जो लेयर है वो तो कौन सी है 2D हेक्सागन. और दूसरा जो मैंने लेयर जब मैं स्टार्टिंग में लेयर रखनी स्टार्ट करी मैंने, तो मैंने किसके ऊपर रखे जो बी वर्ड को ऑक्युपाई करवाया था. ठीक है, और जब बी वर्ड को ऑक्युपाई करवाया तो वहां पे क्या बन गया था तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड. तो बी क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल वर्ड. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा. इसी प्रकार इसके अंदर भी था. ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया था मैंने यहाँ पर तो बी वर्ड को ऑक्युपाई करवा दिया. अब जब वो 3rd लेयर और रखी थी, ठीक है, तो वो लेयर मैंने कहाँ पे ऑक्युपाई करवाई आपकी डी वर्ड के ऊपर. और डी वर्ड का आपको पता है कैसे बना था, जो पहले ये देख लो कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड था वो कैसे बना था 4 के द्वारा बना था. तो टेट्राहेड्रल वर्ड की अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कितना आएगा 4 आएगा. ठीक है, क्योंकि 4 एटम से मिलकर बना हुआ था टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल ओके। 3 जो एटम्स थे वो नीचे थे, और जब मैंने टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई करवाया तो एक जो एटम था वो उसके ऊपर आ गया था। तो जो टेट्राहेड्रल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोई पूछे तो वो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 4 एटम्स के द्वारा घिरा हुआ था। और जो ऑक्टाहेड्रल था वो इस तरीके से कुछ आया था जब अरेंजमेंट हो रही थी, ठीक है, मतलब 2 ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन था ये जो था ना, ये कितने के द्वारा बना था, कितने एटम्स के द्वारा, 6 एटम्स के द्वारा बना था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये अरेंजमेंट कैसे आई, एबीसी एक किससे आई थी, ये तो मान लिया कि 2D हेक्सागन थी, ये तो हमें लेकर ही चलना है क्योंकि इसके अंदर भी ऐसा ही था। 2D हेक्सागन को हमने ए लेयर मान ली, ठीक है। बी लेयर के अंदर मैंने टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई करवाया था, जो बी लेयर थी। अब सी लेयर में मुझे डिफरेंट रखनी है, मुझे तीसरी लेयर जो है वो कैसी आनी चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट आनी चाहिए। तो डिफरेंट आनी चाहिए, उसके लिए मैंने जो सी वॉइड है, सॉरी सी जो लेयर है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई करवा दी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के द्वारा। मतलब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे उनको मैंने ऑक्यूपाई करवाया, तो वो जो लेयर थी वो दोनों से डिफरेंट थी, ए से और बी से, ठीक है, वो डिफरेंट ही लेयर आई थी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एबीसी बोलते हैं, ठीक है, मतलब एबीसी टाइप। और इसको क्या बोला जाता है, एफसीसीपी क्यूबिक क्रॉस पैकिंग, या फिर एफसीसी, ठीक है, एफसीसी भी यही है, सीसीपी भी यही है, ठीक है। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है बेटा, 12 आता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। क्यूबिक के अंदर कितना आ जाएगा, जो सिंपल क्यूबिक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा, बीसीसी के अंदर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और जो एफसीसी या सीसीपी है उसके अंदर कितना आ जाएगा, 12 आ जाता है, ठीक है। एचसीपी के अंदर अगर पूछ ले सिंपल तो वो कितना आएगा, 12 ही आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप ये याद रखेंगे। और फिर और एक बात और ध्यान रखो, आप न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होगा ये कि जो जेड है, जेड मैंने बताया था नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल, ठीक है। जो भी यूनिट सेल है आपके पास, कितने पढ़े थे हमने, मेनली 3 ही पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक पढ़ा था, एफसीसी पढ़ा था, बीसीसी पढ़ा था। सिंपल क्यूबिक के अंदर आपने नंबर ऑफ एटम्स कितने कैलकुलेट किए थे, 1, मतलब जेड की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और उसका स्पेस ऑक्यूपाइड कितना था, पैकिंग फ्रैक्शन कितना था, 52% था। वो आपने करेक्ट कर लिया होगा, मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया था, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वो कितना था, 52% होता है। 52% तो ऑक्यूपाइड हुआ, तो अनऑक्यूपाइड कितना बच जाता है तुम्हारे पास, तो उसमें से आपने 100 में से इसको क्या कर लिया था, माइनस कर लिया था, ठीक है। फिर आता है एफसीसी, एफसीसी के अंदर कितना आया था, टोटल 74% जो है पैकिंग एफिशिएंसी या स्पेस ऑक्यूपाइड कितना आया था, 74% आया था, ठीक है। और उसमें जो जेड था या नंबर ऑफ एटम्स थे वो कितने आ गए थे, 4 आ गए थे। फिर आता है बीसीसी, बीसीसी के अंदर जेड की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने आए थे, 2 आए थे, और उसके लिए जो स्पेस ऑक्यूपाइड था वो कितना था, 68% था। मैंने इसके बाद फिर आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर बताया भी था कि स्पेस ऑक्यूपाइड अगर इतना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी इतनी होगी, तो अनऑक्यूपाइड कितना होगा, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं, जब हम लास्ट में पढ़ेंगे इसको, पूरा चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा, ठीक है, तो जब गो थ्रू करेंगे मैं उसमें आपको और भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, मुझे लगता है कि आपने टेबल को नोट डाउन कर लिया होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, कि यूनिट सेल की हम डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने पढ़ लिया सभी यूनिट सेल के बारे में, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लिए, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली, ठीक है। जो 3 यूनिट सेल हैं उनके अंदर अब हमें पढ़ना क्या है कि डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी यूनिट सेल की, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल किसके बराबर होगी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट सेल की अगर डेंसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल का जो डेंसिटी है वो कैलकुलेट करनी है। मैं इसको रब कर देती हूँ, काफी देर होगी इसको लिखते, फिर स्पेस नहीं है फिर आगे। हाँ, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को। ये क्या होता है, किसका सिंबल होता है, ये रो, RHO। डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, रो होता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल वो किसके बराबर होती है, मास ऑफ यूनिट सेल, जिसकी भी डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है वही तो आ जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल का वॉल्यूम, क्लियर होगी बात आपको ये। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम तो आप जानते ही हैं, क्योंकि यूनिट सेल क्या है, क्यूब है। आप बार बार बना के देख चुके आप इसको बना के, ठीक है। यूनिट सेल को हम क्या लिए हुए हैं, क्यूब, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वही चीजें, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ जाएगा, आप इनको क्या मानते हो, एज लेंथ, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा यूनिट सेल का, A क्यूब, ठीक है।
तो वॉल्यूम तो हमें पता है, तो अगर इसको फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो किसके बराबर होगी, एज लेंथ का क्यूब, ठीक है, एज लेंथ का क्यूब, तो ए का क्यूब वॉल्यूम आ गया आपके पास। बात अब यहाँ अटकती है मास ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास कैसे कैलकुलेट करें, मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल। बेटा मास ऑफ यूनिट सेल पर्टिकुलर 3 यूनिट सेल आपके पास, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। हम सिंपल क्यूबिक को लेकर चलते हैं एक बार, ठीक है। ये कहता है कि इस पूरे का मास बताना है, आपको इस पूरे यूनिट सेल का मास बताना है, ठीक है। तो वो मास किसका होगा, एज लेंथ का तो होगा नहीं, मास किसका होगा, एटम्स का। जो एटम प्रेजेंट है वहाँ पे उन्हीं का ही तो मास होगा ना, जितने एटम प्रेजेंट होंगे उतना ही क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, मास ऑफ यूनिट सेल, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये हो गई बात, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके अंदर मल्टीप्लाइड बाय एक उसका मास, किसका, एक एटम का मास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ ईच एटम, ठीक है, मास ऑफ ईच एटम, ओके। ये बात फिर से सुनो आप कि मास ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करना है आपको, पूरे यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करना है। तो यूनिट सेल में मास किसका होगा, एटम्स का ही तो होगा ना, और कितने एटम्स हैं मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक एटम का मास आपको पता है, लेकिन तुम्हें तो पूरे यूनिट सेल का निकालना है, फिर तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि उस यूनिट सेल के अंदर एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, एटम्स कितने बैठे हुए हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारे पास पूरी यूनिट सेल का आ जाएगा, ठीक है। ये Z की वैल्यू वैरी करेगी बेटा, ठीक है, Z की वैल्यू जो है पर्टिकुलर वैरी करेगी, किस किस के लिए, डिफरेंट यूनिट सेल के लिए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर किसका एग्जांपल दिया, सिंपल क्यूबिक का। तो सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इनटू मास ऑफ ईच एटम, ठीक है। ईच एटम का मास, उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसका मास कितना है, तो अब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर होगा बेटा, मास ऑफ ईच एटम, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर अगर मॉलिक्यूल दे रखा है तो मोलर मास हो जाएगा। तो मेरी बात, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। हम ये लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी इसकी छोटी सी वैल्यू आती है मोल कंसेप्ट के दौरान, और +1 में तो इस पर न्यूमेरिकल भी किए थे हमने इस पूरे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो मास, ये जो मास ऑफ द ईच एटम वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास उसका कितना है और उसके लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स मतलब कि मोल, 1 मोल। एवोगैड्रो नंबर कितना था, 6.02 × 10⁻23, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये नंबर एवोगैड्रो नंबर भी हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, या फिर 1 मोल, आप ये सारी चीजें जानते हैं। 1 मोल 6.02 × 10⁻23। तो इन वैल्यू को उठाकर हमें कहाँ पुट करना है, अब डेंसिटी के अंदर पुट करना है। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे इसको फिर से। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल विल इक्वल टू क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल। तो अब मास ऑफ यूनिट सेल देखो, मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर आ जाएगा, Z, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम, और मास ऑफ ईच एटम कितना निकाल चुके आप, M डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, Z मल्टीप्लाइड कैपिटल M डिवाइडेड बाय Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ये तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, A की। तो डेंसिटी किसी भी यूनिट सेल की कितनी आएगी, Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय A³ और मल्टीप्लाइड बाय Na, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लिख भी सकते हो, मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, जब आप नोट्स बनाओगे तब भी आपको लिखनी है, ठीक है। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो डेंसिटी डिफरेंट आएगी बेटा डिफरेंट यूनिट सेल के लिए। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले रखा है तो Z की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे। अगर FCC पूछ ले या CCP पूछ ले तो उसके लिए आप Z की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 4, क्योंकि आप कैलकुलेट कर चुके हो कि FCC के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर BCC आ जाए तो Z की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 2 पुट करोगे, ठीक है। M क्या होगा, एटम दे रखा है क्योंकि न्यूमेरिकल साइंस बेस पे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको। M क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एटम, ठीक है, या फिर ये मोलर मास भी हो सकता है, आप इसका ध्यान रखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एटम या फिर मोलर मास। Na एवोगैड्रो नंबर,
ओके, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। वैसे इसको बोलते क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट था बेटा, उसने दिया था ये, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर। और ए क्या है, एज लेंथ। ए क्या है, एज लेंथ। और रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी तो कैलकुलेट कर रहे हो, सबसे बड़ा जो मेन टॉपिक था हमारे पास वो यही तो था आज का, कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मास ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। मास ऑफ द यूनिट सेल, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, मास ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। क्योंकि आपको पर्टिकुलर फिर से रिवीजन देख लो एक बार, कि डेंसिटी कैलकुलेट करनी है यूनिट सेल की। यूनिट सेल हमारे पास 3 टाइप के, सिंपल, क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी, ठीक है। तो हम किसी एक के लिए निकाल लेंगे, जनरल फॉर्मूला निकाल लेंगे, उससे हम सभी की कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करना है, इस यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करना है, तो वैसी बात है, एटम्स का ही तो मास कैलकुलेट करना है, कितने एटम्स हैं और एक एटम का मास कितना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां से क्या आ जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और वॉल्यूम तुम जानते ही हो, और मास ऑफ यूनिट सेल हमने कैलकुलेट कर लिया, वो किसके बराबर होता है, Z इंटू मास ऑफ ईच एटम, एक एटम का मास। और एक एटम का मास किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर ऑलवेज 6.02 10 की पावर 23, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पर पुट करनी है। ए जो है वो एज लेंथ है, एज लेंथ मोस्टली आपको गिवन मिलेगी पिकोमीटर के अंदर, ठीक है, पिकोमीटर। और पिकोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -12, ओके। वो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। और अगर एज इट इज मीटर में रखोगे उसको, ठीक है, एज लेंथ को, तो किस में आ जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। तो डेंसिटी जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आगे की जो वर्ड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आएगा फिर रेडियस रेशियो। तो ये वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर इजीली मिल जाए, ठीक है, अपलोड हो जाए। थैंक यू।